हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के कार्यविधि एवं सिद्धांत क्या है। आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। इसके पहले वाले वीडियो यदि आप नहीं देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी हेडिंग को नोट कर लीजिए कि ट्रांसफार्मर जो है कि कार्यविधि एवं सिद्धांत, ट्रांसफार्मर के कार्यविधि एवं सिद्धांत हेडिंग को पहले क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब ध्यान से सुनेंगे तो आपको कार्यविधि और सिद्धांत जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है प्राथमिक कुंडली में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? प्राथमिक कुंडली में लगाया जाता है। किसको लगाया जाता है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जब प्राथमिक कुंडली में लगाया जाता है तो प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज को किस में लगाया गया है? प्राथमिक कुंडली में लगाया जाता है तो प्राथमिक कुंडली से ही क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है। चूंकि प्राथमिक कुंडली के साथ द्वितीयक कुंडली भी लगा होता है। अब यहाँ पर चित्र में देख लीजिए, ये ऊपर प्राथमिक कुंडली है और नीचे जो है द्वितीयक कुंडली है। मतलब इसी में जो है इस क्या है, प्राथमिक कुंडली ऊपर और नीचे क्या है, द्वितीयक कुंडली है। मतलब इस ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होता है, प्राथमिक कुंडली भी होता है और द्वितीयक कुंडली भी होता है। तो जब प्राथमिक कुंडली में जब क्या किया जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को लगाया जाता है तो प्राथमिक कुंडली से क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है। कि जो यह क्या है, जो है प्राथमिक कुंडली के साथ साथ जो है द्वितीयक कुंडली भी लगा होता है। उसी क्रोड में दोनों लिपटी होती हैं। क्रोड मतलब यह जो लोहे का क्रोड देख रहे हैं, पटरित क्रोड है, इसमें क्या है, दोनों क्या है, लिपटी। इस स्थिति में प्राथमिक कुंडली में जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो प्राथमिक कुंडली से होकर क्या होती है, प्रेरित धारा बहने लगती है। और याद रखिएगा, ये धारा जो बहती है वह दो भागों में बहता है। पहला जो भाग होता है वह धनात्मक दिशा में बहता है और दूसरा जो भाग होता है वह ऋणात्मक दिशा में धारा बहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि ट्रांसफार्मर का जो है कार्यविधि क्या है। अब यहाँ पर एक छोटा सा जो है सूत्र का निगमन होगा, तो निगमन को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पर आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। और इसका सूत्र का जो निगमन कौन से वैज्ञानिक ने किए थे, तो याद रखिएगा फैराडे ने इसका सूत्र का निगमन किए थे। मान लिया जाए कि इसमें जब दो कुंडली है तो प्राथमिक कुंडली में प्राथमिक कुंडली को किससे प्रदर्शित करेंगे? P से, और सेकेंडियर कुंडली मतलब द्वितीयक कुंडली को S से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा, प्राथमिक कुंडली को P प्राइमरी इसको बोला जाता है और सेकेंडियर मतलब द्वितीयक कुंडली बोला जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे, माना प्राथमिक कुंडली में, माना प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में, कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, तो फेरों की संख्या क्या होगा? तो प्राथमिक कुंडली है तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या किससे प्रदर्शित करेंगे? NP। P मतलब प्राइमरी और प्राइमरी मतलब क्या होता है? प्राथमिक। तो NP हो गया। तथा द्वितीयक, तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगा? NS। अब प्राथमिक में NP और द्वितीयक में फेरों की संख्या क्या है? NS है। तो अब इतना सूत्र लिखने के बाद से, इतना मान लिखने के बाद से जो है, तो अब यहाँ पे जो है फैराडे का नियम लिखेंगे। फैराडे का नियम आप लोग जानते होंगे। फैराडे का नियम जो है क्लास 10 में भी पढ़े हैं और फैराडे के नियम बताया जा भी चुका है। फैराडे का नियम, तो फैराडे के नियम हम लोग पढ़े हैं। E बराबर होता है, फैराडे के नियम E बराबर होता है
ई बराबर माइनस यन डेल फाई बटा क्या होता है, डेल टी होता है। ये किनका सूत्र है, तो फैराडे का जो है नियम है। अब प्राथमिक कुंडली के लिए अगर बनाना चाहते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर प्राथमिक कुंडली के लिए, साथ में इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिए। तो प्राथमिक कुंडली में अगर देखा जाए तो प्राथमिक कुंडली के लिए लिख लेंगे, प्राथमिक कुंडली के लिए मतलब प्रथम कुंडली के लिए अगर इस पे सूत्र बनाएंगे तो क्या बनेगा, यह ई है तो यहाँ लिखेंगे ईपी। ईपी का मतलब हो गया प्राथमिक कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल बराबर क्या बनेगा, माइनस, अब यह होगा एन पी। पहले क्या था, एन था तो अब एन पी हो गया। अब यहाँ लिखेंगे डेल फाई बटा क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा और बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तो समझ में आ गया होगा कैसे यह सूत्र बना। मतलब यह ऊपर जो देख रहे हैं ई है, ई बराबर माइनस एन डेल फाई बटा डेल टी है, तो इसी से जो है ईपी बनेगा, ईपी बराबर माइनस एन पी डेल फाई बटा क्या हो जाएगा, डेल टी। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब यहाँ लिखेंगे द्वितीयक कुंडली के लिए, ये प्राथमिक कुंडली के लिए था, अब किसके लिए लिखेंगे, द्वितीयक कुंडली के लिए। अब यहाँ द्वितीयक कुंडली के लिए जब प्रयोग करेंगे, द्वितीयक कुंडली के लिए, तो द्वितीयक कुंडली के लिए तो क्या बनेगा, अब यहाँ द्वितीयक कुंडली के लिए जब बनाएंगे तो वहाँ ईपी था तो अब हो जाएगा ई यस हो जाएगा। मतलब यह जो है द्वितीयक कुंडली के लिए हो गया और यहाँ पे क्या होगा, माइनस एन यस डेल क्या होगा फाई बटा क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 बन गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि प्राथमिक कुंडली के लिए प्रेरित वैद्युत वाहक बल और द्वितीयक कुंडली के लिए प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान कैसे निकाला गया। अब यहाँ पे जो है समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 भागा जो है समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से जब भाग करेंगे तो कैसे भाग देने पर क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ समीकरण 1 क्या था, ईपी था, समीकरण 2 क्या है, ई यस है, बराबर होगा समीकरण 1 क्या है, माइनस जो है एनपी है और क्या है, डेल फाई बटा क्या है, डेल टी है। ये समीकरण 1 हो गया, बटा नीचे क्या हो जाएगा, एन यस हो गया और डेल फाई बटा क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। मतलब ये समीकरण नंबर ऊपर वाला जो है 1 है और नीचे वाला जो है 2 है। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर अंश में और हर में जो है सेम है, कट जाएगा, कटने के बाद और यहाँ पर माइनस है, ध्यान दें यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस को काट देंगे क्योंकि जब अंश और हर में माइनस हो तो दोनों माइनस कट जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर, तो बचेगा ईपी बटा जो है ईएस बचेगा, बराबर जो है एनपी बटा क्या होगा, एन एस हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि यह ई पी बटा ई एस बराबर एन पी बटा एन एस कैसे आया। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या आया था मान, ई पी बटा क्या था, ई एस आया था और क्या आया था, एन पी बटा क्या था, एन पी बटा जो है एन एस आया था। तो इसको जो हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर जो है 2 तो बन चुका था, तो अब बन जाएगा समीकरण नंबर 3। याद रखिएगा समीकरण नंबर 3 कैसे बना है, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब भाग किए हैं तो जो भाग देने पे जो कटने के बाद से जो शेष बचा था पूरा, तो इसी को हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। और यहाँ लिखेंगे यदि प्रतिरोध नगण्य है, यदि प्रतिरोध को क्या कर लिया जाए, नगण्य कर लिया जाए, लिखेंगे यहाँ पर प्रतिरोध क्या है, नगण्य है, नगण्य है। तो याद रखेंगे जब प्रतिरोध जो नगण्य है तो यहाँ लिखेंगे ई और यहाँ लिखेंगे यस बराबर हो जाएगा, ई यस बराबर तब क्या होगा, भी यस हो जाएगा और ई पी बराबर क्या हो जाएगा, भी पी हो जाएगा। मतलब इसका भी मात्रक वोल्ट होता है और इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसको प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं और इसको वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ पर इसका मात्रा भी वोल्ट, इसका भी मात्रा वोल्ट, तो यह कब प्रयोग करेंगे, ई पी बराबर भी एस और ई पी बराबर भी पी कब प्रयोग करेंगे, तो यदि प्रतिरोध क्या हो, नगण्य हो। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, ई पी, तो अब ई पी की जगह पे क्या लिखेंगे, भी पी हो जाएगा, यहाँ पर भी पी हो जाएगा और यहाँ पे जो है ईपी की जगह पे क्या लिखेंगे, वीपी रख सकते हैं।
तो अब यहाँ पे जब मान को रखेंगे तो इसको ईपी को हटा दीजिए, ईपी की जगह पे क्या लिखेंगे, वीपी हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा, और ईएस के स्थान पे क्या हो जाएगा, वीएस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, एनपी बट्टा जो है एन ईएस हो जाएगा। तो यह बन जाएगा समीकरण नंबर जो है 4। तो समीकरण 4 कैसे बना, ये किसके जगह पे रखे हैं, तो ईपी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं वीपी, और ईएस के जगह पे क्या लिख सकते हैं, वीएस लिख सकते हैं, बराबर एनपी बटा क्या हो गया, एनएस हो गया। तो समझ में आ रहा होगा। यदि ट्रांसफार्मर की शक्ति अगर लिख लें यहाँ पर, यदि ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर में शक्ति, ये ट्रांसफार्मर में शक्ति है, तो अब यहाँ ट्रांसफार्मर की अगर शक्ति है तो क्या सूत्र बनेगा, यहाँ पर जो है प्राथमिक जो है पीपी मतलब हो जाएगा प्राथमिक जो है कुंडली में शक्ति, और यह हो जाएगा पीएस का मतलब हो गया सेकेंड ईयर कुंडली में शक्ति, आपस में क्या रहेंगे, यहाँ पर बराबर होंगे। कब, यदि ट्रांसफार्मर में शक्ति है तो पीपी बराबर क्या होगा, पीएस। पीपी का नाम क्या है, प्राथमिक कुंडली में शक्ति, और पीएस का नाम क्या है, द्वितीयक कुंडली में शक्ति। अब यहाँ शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो शक्ति बराबर आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि शक्ति बराबर होता है वोल्टेज गुणे धारा होता है। क्या होता है, वोल्टेज गुणे क्या होता है, धारा होता है। सूत्र आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ पर अगर शक्ति को देखा जाए तो P बराबर लिख सकते हैं V गुणे I लिख सकते हैं। P बराबर क्या लिख सकते हैं, V गुणे I। लेकिन यहाँ पर जो है PP है, मतलब यह प्राथमिक कुंडली के लिए है और यह द्वितीय कुंडली के लिए है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, V और P गुणे I, और क्या बनेगा, P बराबर होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, V यस गुणे आई यस हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर भी गुणे तो आई रहेगा, लेकिन पी पी का मतलब हो गया कि ये प्राथमिक कुंडली है, भी गुणे आई है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यस यस का मतलब क्या है, द्वितीयक कुंडली है। क्या है, द्वितीयक कुंडली के लिए सूत्र बना है शक्ति का, और यह जो है प्राथमिक कुंडली के लिए बना है शक्ति का सूत्र। किसके स्थान पर रखे हैं, पी के स्थान पे भी गुणे आई रखा गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यह जो है वीपी को यहाँ नोट कर लेंगे, वीपी, और इधर जो नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भी यस हो जाएगा, बराबर होगा, और यहाँ पे इसके नीचे भेज देंगे तो क्या बनेगा, आई यस बटा, और नीचे आ जाएगा तो क्या बनेगा, आई पी हो गया। मतलब भी वाला एक पास किया गया है, और जो है ध्यान देंगे भी वाला को एक पास और आई वाला को क्या किया है, एक पास कर लिया गया है। तो यहाँ पे एक बार और समझ लेंगे, भी जो वीपी को यहाँ नोट कर लेंगे, इधर से वी एस को भेज देंगे, और इधर से जो है आई पी नीचे चला जाएगा। अब समीकरण 3 को ध्यान से देखिएगा, 3 को, 4 को और 5 को देख लीजिए। 3 को, 4 को और 5 को, यहाँ क्या है, ईपी बराबर ईएस बराबर एनपी बटा एनएस, और यहाँ पर क्या है, वीपी बटा वीएस बराबर एनपी बटा एनएस। मतलब यह मान इसके भी बराबर है, और यह मान इसके भी बराबर है, और यह मान जो है देखिए इसके बराबर है। तो यहाँ मान जब बराबर है तो क्या करेंगे, अब यह समीकरण 3 को, समीकरण 4 को, समीकरण 5 को यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 3, समीकरण 4, और क्या हो जाएगा, समीकरण जो है 5 से, समीकरण 3, समीकरण 4, समीकरण 5 से। अब यहाँ पे लिखेंगे से, लिखने के बाद से जो है अब क्या बनेगा, यहाँ पर जो है समीकरण 3 को, समीकरण 4 को, समीकरण 5 को लेकर के यहाँ पर जो बनाया जाएगा। तो ध्यान देंगे 3 वालों को पहले नोट किया जाएगा। 3 में क्या है, ईपी बराबर क्या है, ईएस है। तो लिखेंगे यहाँ पर ईपी बटा जो है ईएस है, बराबर क्या था, एनपी बटा जो है एनएस है, और एनएस बट जो एनपी बटा एनएस किसके बराबर है, ध्यान देंगे। अब एनपी बटा एनएस के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, वीपी बटा वीएस लिख सकते हैं। अब इसके स्थान पे लिखेंगे वीपी, क्या लिखेंगे, वीपी बटा जो है वीएस हो जाएगा, बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या, वीपी बटा वीएस किसके बराबर है, तो आई एस बटा आई पी के बराबर है। क्या है, आई एस बटा आई पी के बराबर है। मतलब यह समीकरण 3 था,
और यहाँ से यह मान समीकरण 4 में बराबर था और समीकरण 4 यह इसके बराबर था। तो एक बार समझ लीजिएगा ध्यान से, ये समीकरण नंबर दोनों क्या है 3 था और 3 वाला जो है इसके यह बराबर था और यह वाला जो है 4 वाला जो है समीकरण 4 के बराबर हुआ। समीकरण 4 जो है ये देख रहे हैं ये 5 के बराबर है। तो इसे अपने कॉपी में जब नोट किए होंगे तो समीकरण को मिलान कर लीजिएगा कि क्या ये मान बराबर है कि नहीं है। तो एक बार और देख लीजिए मान, अब यह मान जो है इसके बराबर है और यह मान जो है देखिए इसके यह बराबर है और यह मान जो है इसके यह बराबर है। तो एक दूसरे के बराबर करके मान को रखा जाएगा। अब यहाँ मान को ध्यान से देखेंगे, अगर इसको हम उल्टा कर दें मतलब ई यस बटा क्या हो जाएगा ई पी बराबर होगा, अगर यहाँ देखेंगे यन यस बटा क्या होगा यन पी हो जाएगा, बराबर क्या हो सकता है भी यस बटा क्या हो जाएगा भी पी हो जाएगा, बराबर क्या होगा यहाँ पर आई पी बटा क्या हो जाएगा आई एस हो जाएगा। और ये पूरा मान किसके बराबर होगा, तो यह पूरा मान जो है आर के बराबर होगा। अब यह आर के बराबर होगा तो आर का नाम क्या है, तो आर का नाम जो है यहाँ नोट कर लेंगे। तो यह आर किसके बराबर हुआ समझ में आ गया ना, ये चारों के बराबर जो है आर है, चारों के बराबर क्या है आर, मतलब ई एस बटा ई पी भी आर है और एन एस बटा एन पी भी आर है, वी एस बटा वी पी भी क्या है आर है और आई पी बटा आई एस भी आर है। ध्यान देंगे इस सब में ऊपर सेकेंड ईयर है लेकिन धारा में जो है क्या है प्राथमिक है पी। तो अब यहाँ पे इसका नाम लिख लेंगे, जहाँ आर एक, जहाँ आर एक जो है नियतांक है, क्या नाम है नियतांक है और उसका नाम क्या है, जहाँ आर एक नियतांक है जो इसका नाम हो जाएगा जो परिरमण, क्या लिखेंगे परिरमण, परिरमण न है परिरमण मान है, क्या है परिरमण नियतांक भी लिख सकते हैं और परिरमण मान भी लिख सकते हैं, नियतांक है, क्या नाम है परिरमण नियतांक है। आर का नाम क्या है परिरमण नियतांक इसको बोला जाता है और इसको परिरमण मान भी कहा जाता है। अब यहाँ परिरमण नियतांक की परिभाषा क्या होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हेडिंग लिख लेंगे परिरमण नियतांक की परिभाषा, परिरमण नियतांक की परिभाषा, नियतांक की परिभाषा। अब इसका परिभाषा चाहे तो 4 बना सकते हैं, 4 परिभाषा इसका बन सकता है, कोई एक परिभाषा जो है आप सभी विद्यार्थी बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पे कैसे बोलेंगे, यह द्वितीयक कुंडली में क्या है, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित वैद्युतवाहक बल, इसका नाम क्या है प्राथमिक कुंडली में प्रेरित वैद्युतवाहक बल के अनुपात को परिरमण नियतांक कहते हैं। अगर यहाँ बोलते हैं तो कहेंगे द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को जो है क्या कहेंगे परिरमण नियतांक कहते हैं। इसी प्रकार चाहे तो इस चारों का इसका परिभाषा आप सभी विद्यार्थी बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही परिभाषा जो है आप सभी विद्यार्थी इसको पेपर में जो है आएगा। अगर परिरमण नियतांक की परिभाषा आ जाता है तो एक ही परिभाषा को ही आप बना लीजिएगा। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ई, यहाँ पर ई एस का मतलब क्या है द्वितीयक कुंडली, क्या नाम है द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित वैद्युतवाहक बल, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित वैद्युतवाहक बल, प्रेरित वैद्युतवाहक बल, वाहक बल तथा प्राथमिक कुंडली में, तथा प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित वैद्युतवाहक बल, प्रेरित वैद्युतवाहक बल के अनुपात को वाहक बल के अनुपात को क्या कहते हैं परिरमण नियतांक कहते हैं, परिरमण नियतांक कहते हैं, नियतांक कहते हैं।
बहुत आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो कैसे बोलना था, यहाँ पर ईएस का नाम क्या है, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित वैद्युतवाहक बल और प्राथमिक कुंडली में प्रेरित वैद्युतवाहक बल के अनुपात को परिरमण नियतांक कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़िए, आपको परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, और यहाँ पे 2 कॉलम जो है बना लीजिए। पहला कॉलम में लिख लीजिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा में लिखिए अपचाई ट्रांसफार्मर। अब यहाँ ऊंचाई ट्रांसफार्मर में पहला अंतर क्या होगा, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, बताया गया था कि इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को क्या करता है, अधिक करता है। मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को क्या करता है, बढ़ा देता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर जो होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को क्या करता है, घटा देता है। तो लिखेंगे इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज, इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान अधिक होता है। मान क्या होता है, अधिक होता है। मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो है क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान क्या होता है, अधिक होता है। इसमें लिखेंगे, इसमें पहला लिख लेंगे, इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान क्या होता है, कम होता है। इसमें कम होता है और इसमें क्या होता है, अधिक होता है। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो परिभाषा क्या हो जाएगा, अंतर जो है आप लोग को क्या होगा, याद हो जाएगा। तो इसमें क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को अधिक होता है, इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान क्या होता है, कम होता है। तो पहला अंतर जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। अब यहाँ दूसरा अंतर लिखेंगे। अब दूसरा अंतर क्या है, इसमें प्रबल धारा का मान कम होता है। याद रखिएगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्रबल धारा का मान क्या होता है, कम होता है। तो लिखेंगे इसमें प्रबल धारा का मान क्या होता है, मान कम होता है। प्रबल धारा का मान कम होता है। माने ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो होता है प्रबल धारा का मान क्या होता है, कम होता है। और इसमें लिखेंगे, इसमें प्रबल धारा का मान क्या होता है, अधिक होता है। इसमें प्रबल धारा का मान क्या होता है, अधिक होता है। मान अधिक होता है, प्रबल धारा का मान अधिक होता है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको क्या है, अंतर क्या होगा, याद हो जाएगा। कहेंगे इसमें प्रबल धारा का मान कम होता है, इसमें प्रबल धारा का मान अधिक होता है। अब यहाँ तीसरा अंतर लिखेंगे। तीसरा अंतर होगा, इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या जो होती हैं वह अधिक होती हैं। क्या होती है, इसमें द्वितीयक कुंडली में क्या लिखेंगे, इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं, फेरों की संख्या इसमें अधिक होती हैं। फेरों की संख्या इसमें अधिक होती हैं। और इसमें लिख लेंगे, अब इसमें क्या होती है, इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं, कम होती हैं। कितना आसान है, इसमें अधिक होती हैं तो इसमें क्या होती हैं, कम होती हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, इसमें द्वितीयक कुंडली में, इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या
फेरों की संख्या क्या होती हैं? कम होती हैं। फेरों की संख्या कम होती हैं। कितना आसान है। इसमें अधिक होती हैं तो इसमें कम होती हैं। तो 3 अंतर जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो इस अंतर को अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिए। अब यहाँ चौथा अंतर लिखेंगे। इसमें प्राथमिक कुंडली में, इसमें लिखेंगे अब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या क्या होती हैं? कम होती हैं। फेरों की संख्या कम होती हैं। फेरों की संख्या कम होती हैं। और इसमें लिख लेंगे चौथा, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं? अधिक होती हैं। बस उल्टा लिखना है। इसमें प्राथमिक कुंडली में, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं? अधिक होती हैं। अधिक होती हैं। अधिक होती हैं। कितना आसान अंतर बताया जा रहा है, जिससे आपको अच्छे से यह क्या हो, याद हो जा रहा है। तो अब अगला जो अंतर लिखेंगे, पांचवा अंतर है। इसमें परिरमण नियतांक भी कहते हैं इसको, नियतांक, यह कल के वीडियो में बताया गया था। परिरमण नियतांक का मान 1 से अधिक होता है। 1 से क्या होता है? अधिक होता है। 1 से अधिक होता है। अधिक होता है। और इसमें लिख लेंगे पांचवा में, इसमें परिरमण नियतांक का मान 1 से क्या होता है? कम होता है। मान 1 से क्या होगा? कम होता है। कम होता है। तो इसमें जो है 5 अंतर जो है इसमें बताया गया। तो ये पांचों अंतर जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो इस अंतर को अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। तो अब अगला हेडिंग रहेगा, ट्रांसफार्मर की जो है दक्षता क्या होता है। ट्रांसफार्मर की जो दक्षता से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग को क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग को क्या करेंगे? अब नोट करेंगे, ट्रांसफार्मर की दक्षता। यह लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर का। अब ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया। चैप्टर 7 जो है कंप्लीट हो गया है। तो लिख लेंगे यहाँ पर ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है? ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है अति लघुत्तरी में कि ट्रांसफार्मर की दक्षता से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर ध्यान देंगे। बहुत आसान है। कहेंगे द्वितीयक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा। किस कुंडली द्वारा? द्वितीयक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा और प्राथमिक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एटा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ परिभाषा जो है लिख लीजिए। द्वितीयक कुंडली
कुंडली द्वारा, द्वितीयक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा तथा प्राथमिक कुंडली द्वारा, तथा लिखेंगे प्राथमिक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा के अनुपात को ट्रांसफार्मर किस दक्षता कहते हैं? ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। इसे एटा से प्रदर्शित करते हैं। किसे? एटा से प्रदर्शित करते हैं। और यह मात्रकहीन राशि होगा, याद रखेंगे, यह मात्रकहीन राशि होता है, माने मात्रक इसका नहीं होता है। तो कितना आसान है। अब इसका सूत्र जब लिख लेंगे तो परिभाषा भी आपको क्या होगा, याद हो जाएगा, क्योंकि इसी से परिभाषा बना है, सूत्र से ही। तो लिखेंगे यहाँ पर ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर हो जाएगा द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा बटा हो जाएगा प्राथमिक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा। इसी से जो है परिभाषा को क्या किया गया है, बनाया गया है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है, सूत्र लिख लीजिए यहाँ पर, क्या है, द्वितीयक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा बटा जो है प्राथमिक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा के अनुपात को ही क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। बस एक बार इसका ऊपर का नाम लिखिए और ये नीचे का नाम, और ये बटा को अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात। परिभाषा जो है बन जाएगा। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता समझ में आ गया होगा। तो एक सूत्र और है ट्रांसफार्मर का, एक और सूत्र होता है, इसका भी सूत्र को लिख लीजिए, ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता का दूसरा सूत्र होता है, और इसका चाहे तो दूसरा परिभाषा भी बना सकते हैं, निर्गत शक्ति। क्या कहेंगे? निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति। निर्गत शक्ति बटा क्या लिखेंगे, निवेशी शक्ति के अनुपात को क्या कहेंगे, ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। तो लिख लेंगे ट्रांसफार्मर की जो दक्षता क्या है, निर्गत शक्ति बटा क्या है, निवेशी शक्ति। तो इससे भी एक परिभाषा बना सकते हैं, निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। तो परिभाषा जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे, और सूत्र को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सूत्र के सहायता से जो है न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके द्वारा ही कुछ जो है सब्सक्राइब बढ़ सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को जो है शेयर और लाइक, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।